दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले जाने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज़्यादा दिनों के नहीं थे, ये देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे गुफानुमा आश्रम दिखा। उसी के बगल में दो छानी छप्पर के झोंपड़े भी। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी गोरी जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सुपिन में गिरता था। वो सारा दृश्य रूप के सामने पहाड़ों पर एक तरह से दिखाई देने लगा कि खेत में किस तरह के कैसे कैसे वृक्ष लगे हुए हैं, चारों तरफ कैसा मौसम है। और एक महिला को देख करके उसे प्रतीत हुआ कि उसकी भाभी होगी, और एक छप्पर के झोंपड़े को देखकर उसे लगा कि यह उसका घर होगा। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। यानी कि कोहरे के कारण कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। शेखर को लेकर आ गए भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ता को तोड़ दिया और बोले, रूप तेरी भाभी। भाभी। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई, हल्की बारिश। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में बिछे पटरों पर ही लेट गए। रूप, शेखर ने पुकारा। यार, इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। यह अद्भुत आनंद है, निश्चित रूप से अद्भुत अनुभव है। हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाविश जी का लड़का है। बताया तो यही गया। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो, यकी खा लो, यकी पड़े रहो। बहुत जोरों की बारिश है बाहर। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी। भोजन के लिए उन्होंने जगाया उनको। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की दो पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी, यानी कि लाल हो रही थी। धीरे धीरे छटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियां सीप घोंगे की तरह। हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का। यानी कि ऊपर से देखने पर सभी दूसरे गांव के घर एक घरौंदे जैसे, छोटे छोटे घरौंदे जैसे प्रतीत हो रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि बर्फ की चादर चारों तरफ फैल गई। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। भाई, बस थोड़ी सी ही धुंध छटी है। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है। मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव
मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे आग के गिर्द। भुनी हुई मक्के की बाल और चाय भाभी सेक सेक कर दिए जा रही थी। वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यही उनका भोजन है पहाड़ी लोगों का। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश। यहाँ एक तरह से देखिए प्रतीक किस तरह से गढ़े जा रहे हैं कि मोनालिसा के बहाने अपने भाई तक पहुंचने का जो 11 साल का अंतराल है, उसमें स्मृतियां कैसे चीज़ें इधर उधर कर देती हैं, तो कैसे अब उनको याद दिला रहे हैं, कैसे एक आत्मीयता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है? मुझे और शर्मिंदा न करें। तो सुन भोईला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी। सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने है जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी। उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ न उठा सका, धसक गया और अपने 30 नाली, खेत, मकान, माँ बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया। छानी पर था इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने, लाचार ऐसा है। तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई। खेत भी खींच कर निकाल लेते, माँ बाबा को भी, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। यानी कि बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही है कि आप होते तो दो भाई मिलकर के असंभव काम को भी संभव कर देते, सब मलबा हटा लेते, माँ बाप को बचा लेते, एक सहारा मिलता, मजबूती होती। लेकिन तू था नहीं और पहाड़ धस गया तो सब नष्ट हो गया। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा न मिला। सहारा देता भी कौन? सभी अपने अपने से ही तबाह, यानी कि सब तबाह थे। कौन किसका सहारा देता? सब परेशान थे। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धसाव हुए थे। रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता, मौत की तरह फैला हुआ म्याल। भाभी चाय दे गई थी। दूध के अभाव में चाय लाल चाय, यानी कि बिना दूध की चाय। दूध कहाँ से उपलब्ध होगा? भूप ने पहले गिलास को चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उसे, उन्हें। वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप की ओर मुखातिब हुए तो उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चटक हो आई थी। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गीत ने कहा था मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूँ। गीत के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा, क्यों? गीत बोला, इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गीत उसके बचकानेपन पर हंसा, तो नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में ठन गया मुकाबला। गीत के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज न छोड़ा। ऐसे भी मरना है वैसे भी, तो क्यों न मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं। कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में। लगा कि प्राण ही निकल जावेंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गीद की पीठ पर। गीद अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी, मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी। कितनी महत्वपूर्ण बात लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जब आपको मौत का सामना करना पड़े और कोई उपाय न हो, तो मौत से डरिए मत, बल्कि उसका मुकाबला कीजिए और उसके सामने साहस कीजिए। तो आप निश्चित रूप से उससे
जंग लड़ पाएंगे। किसी भी प्रकार की हताशा, निराशा, असफलता यदि आपके मन में आए तो उसे समाप्त कर दीजिए और आप हिम्मत के साथ काम लीजिए, आगे बढ़िए, तो आप सफल होंगे निश्चित रूप से। कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कश खींचे, फिर बोले, लो भोइला, इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था। धीरे धीरे मलबा हटता जा रहा था, हटाता रहा यहाँ का। थोड़ी बहुत खेती शुरू करी, अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन, शैला? रूप चौंकन्ना हो उठा सहसा। हाँ, अभी तक तुझे याद है? इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तराशा हुआ, चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा। फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई, बर्फ जमी न रही, सो हमने खेती को ढलवा बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वह हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सुपिन में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने क्यार के दिन चुने, जब रातों को बर्फ जमने लगी थी, दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गए आखिर। वो पुरानी स्मृतियां दिला रहा है शैला, जो उसकी प्रेमिका रही है रूप की। वो उसको ले आए थे। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा ये सब? शेखर ने पूछा। अभी जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी आएगी तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं। 24 घंटे आग जलती रहती है, बर्फ से आग को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहाँ? मेरा मतलब शैला भाभी। वही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का न था, फिर उनको बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत। ए तेरी